बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बखैर इसमें आतिफ वक्कास और हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पे डिस्कशन स्टार्ट की थी, जिसमें कुछ चीज़ें हमने प्रोजेक्टाइल की डिस्कस की थी, कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। हमने बात की थी कि प्रोजेक्टाइल एक ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जो ग्रेविटी के ज़रिए असर मोशन करता है। अगर तो क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन डिफिनीशन वाइज किस तरह के बन सकते हैं, तो इसमें आपने ये ख्याल रखना है, वो अक्सर कह देते हैं कि एक जहाज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एक पॉइंट से टेक ऑफ करता है और फिर किसी और पॉइंट पर लैंड कर लेता है, या एक परिंदा एक जगह से उड़ता है और किसी और जगह पे बैठ जाता है। तो या एक रॉकेट जो है लॉन्च किया जाता है, एक जगह से उसको थ्रो किया जाता है और उसके अंदर इंजन होता है और वो उस बाहर की तरफ फ्यूल जो है कंज्यूम करके बाहर की तरफ गैसेस इजेक्ट करता है और वो आगे प्रोपेल होता है और किसी और पॉइंट के ऊपर ड्रॉप हो जाता है। तो इन तीनों एग्जांपल्स में अगर देखा जाए, एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट जो है वो ज़ीरो नहीं है। यहाँ पर ग्रेविटी के अलावा और फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल्स नहीं हो सकती। हाँ, अगर कहा जाए कि एक बैलिस्टिक मिसाइल है और एक जगह से उसको थ्रो किया जाए और वो कहीं पे ड्रॉप हो जाए, तो इससे ये होता है कि उसके अंदर चूंकि अपना इंजन नहीं होता, अपना फ्यूल नहीं होता, तो इस वजह से वो सिर्फ ग्रेविटी के ज़रिए असर होता है, इसलिए वो प्रोजेक्टाइल मोशन की एग्जांपल है। फिर इस तरह आप फुटबॉल को किक करते हैं, हवा में जाता है और किसी पॉइंट पर गिर जाता है, ये एक प्रोजेक्टाइल है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हर वो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल है कि जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का इफ़ेक्ट होता है। जहाँ तक बात है एयर फ्रिक्शन की, तो ये भी एक प्रोजेक्टाइल हो सकता है जिसमें आगे से एयर फ्रिक्शन भी एक्ट करे, लेकिन आमतौर पर जो एमडीकेट या ईटा के वगैरह के जो टेस्ट होते हैं उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं होंगी। ये उन स्टूडेंट्स को फिर इसके मुतालिक केयरफुल रहना चाहिए जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रहे हैं और जो एक्चुअल इंजीनियरिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, तो वो एयर को भी कंसीडर करेंगे। आज हम बात करेंगे किसी प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट की, फिर हम मैक्सिमम हाइट की बात करेंगे, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम होता है कि जिस दौरान वो प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है। फिर हम उसके लिए भी इक्वेशन डिराइव करेंगे और उसके बाद हम मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन डिराइव करेंगे। लास्ट टाइम मैंने डिफ़ाइन किया था कि ये वो हाइट होती है कि जो वर्टिकल एक्सिस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल जिस पॉइंट तक पहुंच सकता है, हॉरिजॉन्टल सरफेस से उस पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम हाइट है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा किस हाइट तक प्रोजेक्टाइल पहुंच सकता है। फिर तीसरी जो अहम चीज़ है, दैट इज़ द रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कि ज़्यादा से ज़्यादा वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितना डिस्टेंस कवर कर सकता है फॉर एनी पार्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। याद रहे ये तीनों पैरामीटर्स यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तीनों पैरामीटर्स हम इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक्सप्रेस करेंगे। यानी इन तीनों की इक्वेशन में सिर्फ ये दो अननोन्स होंगे और एक उनमें ग्रेविटी होगी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इन तीन चीज़ों की वैल्यूज़ अगर हमें मालूम होंगी तो हम ये तीनों कैलकुलेट कर सकते हैं। बहरहाल इनकी डिराइवेशन अगर तो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं और उनके अभी एग्ज़ाम्स नहीं हुए,
तो वो ये कर सकते हैं कि इनकी डिराइवेशंस के मैं बेसिक पॉइंट्स बता दूंगा कि कैसे डिराइव करते हैं, वो याद रखें और उस तरीके से डिराइव करें। लेकिन यहाँ पर मैं चूँकि एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं उनके फाइनल रिजल्ट्स ही सिर्फ यहाँ पे मेंशन करूँगा। बहरहाल अगर हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला डिराइव करना चाहें, तो चूँकि टाइम ऑफ फ्लाइट का ताल्लुक वाई कंपोनेंट से होगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त का टाइम हमें कैलकुलेट करना है जब ऑब्जेक्ट हवा में हो। तो हवा में अगर है तो उसका कोई ना कोई वाई कंपोनेंट होगा, तो उसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करेंगे। सिंपली सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन चूंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए सबके मैं वाई कंपोनेंट्स कंसीडर करूँगा। जितने भी यहाँ पर वेक्टर्स है सबके वाई कंपोनेंट्स लिखूँगा। और अगर मैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना चाहूँ तो इनिशियली भी ये 0 पे था, यानी वर्टिकल एक्सिस पे वो 0 था, और जब दोबारा इस पॉइंट पे आया तब भी वर्टिकल एक्सिस पे ये 0 पे है। इसलिए वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वो क्या होगी, दैट वुड बी 0। यहाँ पर ये अहम है कि फॉर कंप्लीट फ्लाइट तो ये 0 होगा। दरमियान में अगर ये यहाँ पर है तो कुछ ना कुछ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, हर जगह पे कोई ना कोई है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि टोटल टाइम फ्लाइट के लिए। फिर इनिशियल वेलोसिटी आपने पुट करनी है वाई कंपोनेंट वाली, तो दैट इज़ वी आई साइन थीटा, एंड देन ए वाई टी तो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, उसके लिए हम कैपिटल टी यूज़ करते हैं आमतौर पर कन्वेंशनली, और ए वाई जो है वो आप जानते हैं माइनस जी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके इस इक्वेशन को रीअरेंज करके हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फार्मूला आता है। जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फार्मूला हमारे पास आएगा दैट वुड बी 2vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी, दैट इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। और अगर पूछा जाए कि कितने टाइम में वो समिट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट पे पहुंचेगा, तो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट या टाइम टू रीच समिट पॉइंट, वो पॉइंट जो सबसे मैक्सिमम हाइट पे हो। तो इसमें कितना टाइम लगता है इसका फार्मूला, इसको सिंपली हाफ कर दे, क्योंकि आधा पार्ट उसने कवर किया है, आधा इसे कवर करना है। तो इसको हम टी एच लिख लेते हैं, या कोई भी आप उसके लिए सिंबल यूज़ कर सकते हैं, टी डैश लिख लें या जो भी है। मैंने एच लिखा हाइट के लिए, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम ये सिंपली इसका हाफ होगा। तो 2 पे डिवाइड करेंगे, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। इस सूरत में ये होगा कि आपने अगर तो ये 3 चीज़ें मालूम है तो आप इस फार्मूला में वैल्यूज़ पुट करेंगे, क्योंकि आपसे आधे मोशन की टाइम का पूछा गया है, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है।